हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे बच्चों यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का लेक्चर नंबर 1। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड वो सब स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ कंसेप्चुअल बातों को फोकस कर लेना चाहिए। हमको कुछ क्या बच्चों कंसेप्चुअल बातों को फोकस कर लेना चाहिए। कौन कौन से कुछ आपकी कंसेप्चुअल बातें होती है बच्चों, वो मैं आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा। इस अल्काइल हैलाइड में अल्काइल हैलाइड चैप्टर में चलने से पहले उसके कुछ टूल किट्स होंगे, उसको हम लोग यूज करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके अल्काइल हैलाइड में कौन कौन सी चीजों को हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉल्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, सॉल्वेशन। अब देखो सॉल्वेशन बोलो या फिर हाइड्रेशन बोलो, सॉल्वेशन बोलो या फिर आप लोग हाइड्रेशन बोलो। वो हाइड्रेशन मतलब होता है बच्चों H2O में जब आपका सॉल्वेंट बच्चों अगर आपका H2O होता है, जब आपका सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, H2O होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज, यहाँ पर सॉल्वेशन भी होता है, यहाँ पर हाइड्रेशन भी होता है। तो सॉल्वेशन भी वही टर्म है जो आपका हाइड्रेशन है, एक्सेप्ट मतलब सारे के सबके मतलब H2O अगर सॉल्वेंट आपका कोई भी हो, H2O NH3O जो भी हो, तो वो सॉल्वेशन होगा। लेकिन हाइड्रेशन जब बोला जाए तो केवल और केवल क्या होगा बच्चों, H2O एज ए सॉल्वेंट होगा। हमेशा ध्यान रखना H2O आपका क्या होगा, एज ए सॉल्वेंट होगा। तो सबसे पहले सॉल्वेंट्स के बारे में पहचानते हैं कि सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। अब देखो यहां पर सॉल्वेंट्स आपके क्या होते हैं बच्चों, सॉल्वेंट्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन, इन विच सॉल्वेशन विल अकर, मतलब जिसमें आपका सॉल्वेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेंट बोलेंगे। अब देखो बच्चों सॉल्वेंट के टाइप, यहां पर सॉल्वेंट के टाइप आपने पढ़ा था, सॉल्वेंट यहां पर दो टाइप के होते हैं। समझना, सॉल्वेंट आपके कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। एक होगा बच्चों आपका पोलर सॉल्वेंट, एक होगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, एक होगा बच्चों आपका पोलर सॉल्वेंट, एक होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या बच्चों, बातों को ध्यान से समझना। पोलर सॉल्वेंट जिसका म्यू क्या हो बच्चों, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। एक होगा बच्चों आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या होगा, एक आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसका म्यू क्या हो बच्चों, इक्वल टू 0 हो जाए। एक क्या हो जाए बच्चों, यहां पर आपका एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बात समझ में आ गई, काफी इजी है। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, एक आपका पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट में भी आपके दो टाइप में हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है बच्चों आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है एक बच्चों आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो म्यू कैलकुलेशन करना आप लोगों को पता है, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो एग्जांपल में हम यहां पर डायरेक्टली चलते हैं। यहां पर एग्जांपल में आप लोगों को बताऊं तो यहां पर CCl4 हमारा क्या बच्चों, नॉन पोलर, एग्जैक्टली नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसे हुआ बच्चों ये आपका Cl। अब देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर ये जाएगा, यहां पर इसका ये जाएगा, यहां पर इसका ये जाएगा और यहां पर इसका ये जाएगा। तो इन तीनों की वजह से जो नेट आएगा, नेट म्यू, ये म्यू नेट इस म्यू को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट का सबसे फेमस एग्जांपल आपका कौन सा होगा बच्चों, CCl4 भी आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें बेंजीन, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं बेंजीन। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट का ऑर्गेनिक में ज्यादा रोल नहीं है, रोल इसी वो इन्हीं का है।
तो इसको तो मैं सीधा आपको एग्जाम्पल के बेसिस पर बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो एक मैंने लिया बेंजीन, बेंजीन बेंजीन क्या होगा बच्चों आपका, बेंजीन भी आपका क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, बेंजीन भी आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं यहां पर, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं बच्चों यहां पर, इसका एक और एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं। बेंजीन के बाद CO2, CO2 का देखो, CO2 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर नेट जाएगा, यहां पर नेट जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल आपका हो जाएगा यहां पर म्यू इक्वल टू 0। अब अगर इसका एक और एग्जांपल देखते हो CS2, CS2 भी आपका क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन भी आपका क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसका म्यू सारा का सारा कैंसिल आपका हो जाएगा, तो ये भी आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और भी एग्जांपल है बच्चों, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं बच्चों, जिसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अब हम पोलर सॉल्वेंट की ओर बढ़ते हैं। पोलर सॉल्वेंट के बारे में मैं आप लोगों को काफी डिटेल में बताने वाला हूं, तो पोलर सॉल्वेंट को समझते हैं। पहले हम सॉल्वेंट समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में दो टाइप के थे। पोलर सॉल्वेंट्स आर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट, टू टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, फर्स्ट आपका कौन सा बच्चों, फर्स्ट आपका है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को हम सिंपली क्या डेफिनेशन देंगे, हम सिंपली, मैं सिंपल बात करता हूं, जिसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल हो H बॉन्डिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट मतलब कि क्या होगा, विच कैन, विच पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और प्रोटिक का मतलब H प्लस, प्रोटिक का मतलब H प्लस, विच कैन डोनेट donate hydrogen atom, which can donate hydrogen atom for hydrogen bonding, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपका क्या दे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या दे बच्चों, वो आपका H एटम देगा, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका पोलर सॉल्वेंट होगा, वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। कौन सा होगा, पोलर प्रोटिक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर। अब देखो CH3OH, क्या ये पोलर प्रोटिक है, देखो यहां पर जो हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन एटम डोनेट करे फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम को डोनेट करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो इसका मतलब जो ये आपका हाइड्रोजन एटम है, जो ये आपका हाइड्रोजन एटम है, वो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए बच्चों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और आपका क्या होना चाहिए बच्चों, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, और आपका स्मॉल एटम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। किसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए बच्चों, स्मॉल एटम के साथ। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन आपका बॉन्डिंग करेगा जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और स्मॉल एटम, लाइक व्हाट, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, इनके साथ अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो वही हाइड्रोजन एटम आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहला कंडीशन। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कौन सा कंडीशन है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपका फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन क्या है बच्चों, कैपेबल टू फॉर्मेशन, कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल है। ठीक है, अगला एग्जांपल इसमें देख लेते हैं बच्चों एक एक करके, मैं आपको 3-4 एग्जांपल कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो HF, अब देखो HF में जो हाइड्रोजन है वो भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और स्मॉल एटम के साथ। ठीक है, ऐसा भी देख सकते हैं, या फिर मैंने बोल दिया HCOOH, ये बोल दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल
NH3। अब देखो यहां पर जो हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है? ऑब्वियसली यस। तो ये आपका क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ले देखिए अगर फोन के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल होगा, कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने के कैपेबल होगा। अब देखो यहां पर H है, ये भी आपका क्या होगा बच्चों? कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर भी आपका हाइड्रोजन है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है स्मॉल एटम के साथ, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा बच्चों? कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबल है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जो आपका H एटम डोनेट करे फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H एटम को डोनेट करे, दैट इज कॉल्ड आपका क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जनरली आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। मैंने आप लोगों को 2 या 3 बार पढ़ाया, एक और बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या क्या है बेटा? कंडीशन मेरे साथ बोलना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कंडीशन मेरे साथ बोलना, आप लोगों को मेरे साथ आ जाएगा। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल लूंगा, सर्टेन एग्जांपल, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर मैंने लिया यहां पर मैं ले लेता हूं FNO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर मैं ले लेता हूं OH, ठीक है। अब देखो ये मैंने ले लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझा रहा हूं बच्चों अब, ठीक है। इसके बार बार अब मैं नहीं समझा सकता बच्चों, इसलिए एक और बार लास्ट में मैं ट्राई मार रहा हूं। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सबसे पहला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकंड बात है, उसके नियरर एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाँ है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करेगा तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबल, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन कैपेबिलिटी कहां से जनरेट हुई? अगर यहां पर H नहीं होता तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता? नहीं। यहां पर H अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होता तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता? नहीं बनता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए? हाई, बहुत ज्यादा होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, नियर एटम के पास, नियर एटम शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर डोनेशन, ठीक है, फॉर डोनेशन। तो नियर एटम के पास आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए डोनेशन के लिए। ये 2 कंडीशन जब आपका फुलफिल होगा तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो पहला कंडीशन ही आपका यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को डिसाइड करता है। पहला कंडीशन ही आपको किसको डिसाइड करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को। इस बात को समझो, पहला कंडीशन ही आपको किसको डिसाइड करेगा बच्चों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, समझते हैं। अब देखो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका म्यू तो 0 नहीं होना चाहिए, म्यू 0 नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसके म्यू क्या नहीं होने चाहिए? 0 के इक्वल। अगर वो 0 के इक्वल हो जा रहे हैं बच्चों तो आप वो पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में डालोगे ही नहीं, और अगर पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में नहीं डालोगे ना तो वो पोलर प्रोटिक होगा ना तो वो पोलर अप्रोटिक होगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं यहां पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, यहां पर समझते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पर हाइड्रोजन एटम हो, हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट बट दैट इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर क्या हो, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन सॉल्वेंट
but this hydrogen atom is not capable to form हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल नहीं हो। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल ही लेता हूं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। एसीटोन क्या होता है बच्चों? CH3CO, आज से कॉमन नेम भी याद रखो CH3। अब देखो, क्या ये हाइड्रोजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है? नहीं। स्मॉल एटम फोन के साथ जुड़ा है? नहीं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल नॉट अटैच, दिस हाइड्रोजन एटम will not attach with oxygen, fluorine and nitrogen, so it is not capable to form हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फाइनली हम क्या बोलेंगे? hence it is पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। बच्चों अच्छे से अभी समझ लेना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। टीचर बहुत घुमाएंगे आपको, पोलर अप्रोटिक बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों, बहुत ही ज्यादा बकवास चीज है, बहुत ही ज्यादा आसान है, 2 मिनट के अंदर समझ में आएगा। अगर आपने ठान लिया तो आप लोगों को 2 मिनट के अंदर आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं बना दूं, देखो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या बच्चों? ईथर है। ये हमारा क्या बच्चों? ईथर है। ठीक है, ईथर कंपाउंड है। अब देखो, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ अटैच है? तो नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे? दिस हाइड्रोजन इज नॉट अटैच विद, दिस हाइड्रोजन एटम इज नॉट attached with fluorine, oxygen and nitrogen, so it is not capable to form हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल नहीं होगा। जब ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हेंस इट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। अब बात समझ में आई किस तरीके से पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, किस तरीके से आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं कुछ मैं वो सॉल्वेंट लिख रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका पोलर प्रोटिक है और कौन सा आपका पोलर अप्रोटिक है। एक बार ट्राई मारना बच्चों, 1-2 बार अगर आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों। आप लोग कोशिश करो, बहुत इजी है कंसेप्ट, बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ेगा, फिर मैं आपको सॉल्वेशन सिखाऊंगा। अगर आपने इसको कर लिया अच्छे से तो आपको मैं गारंटी बोल रहा हूं, आज के आने वाले 2 लेक्चर अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए, 2 लेक्चर, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपको इस चैप्टर पे कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं। आप अच्छे मास्टर्स को आप लोग समझा सकते हो। बस इन दो लेक्चर पे कमांड करो, जो 2 लेक्चर अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट इन फॉलोइंग। आपको दिए गए में टाइप ऑफ सॉल्वेंट बताता है कि पोलर प्रोटिक है, पोलर अप्रोटिक है, या फिर आपका नॉन पोलर है। ठीक है, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, एक एक करके मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पर पहला CH3CH2OH। देखते ही आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई मारो, अगर आप लोगों से बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। NH2, थर्ड CH3CO N CH3CH3।
ठीक है। फोर्थ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, फोर्थ HC एंड CH3 फिफ्थ यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये यहाँ पर ये आपका ये इस तरीके से फोर्थ, सिक्स्थ देख लेते हैं बच्चों फ्यूरेन, सिक्स्थ देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर फ्यूरेन, और यहाँ पर आपका सेवंथ देख लेता हूँ मैं यहाँ पर ईथर, एट्थ देख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर मैं साइक्लोहेक्सेन, नाइन्थ देख लेता हूँ मैं यहाँ पर बेंजीन, टेंथ में देख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर CS2, 11th में देख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर CCl4, अब 12th में देख लेता हूँ बच्चों यहाँ पर CHCl3। ठीक है, ये कुछ मैंने सॉल्वेंट बनाए, आप लोगों को सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो अगर तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ C2H5, तो मैंने C2H5 लिख दिया, O लिख दिया, H लिख दिया। अब यहाँ लोन पेयर होगा और यहाँ पर भी आपका लोन पेयर होगा। ठीक है, लोन पेयर एटम होगा, ये इसकी वजह से म्यू ऊपर, इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से ऊपर, तो म्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। म्यू आपका क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। आप केमिकल बॉन्डिंग का, डायपोल मोमेंट का लेक्चर आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, म्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। और क्या ये हाइड्रोजन आपका क्या है बच्चों, हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबल है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पहले समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, ये आपका हो जाएगा पोलर प्रोटिक। अब यहाँ पर भी म्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, मुझे याद है यहाँ पर भी म्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप लोग एक बार कोशिश करो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या इसका म्यू आपका 0 होगा, नहीं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बताओ ये तीनों में क्या हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबल है, नहीं है, तो ये आपका पोलर तो होगा, पोलर तो इसकी वजह से होगा, और ये पोलर अप्रोटिक होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर किस वजह से होगा बच्चों, म्यू की वजह से। पोलर और या नॉन पोलर का डिसीजन हम लोग म्यू से लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है DMA, और मैं काफी ज्यादा यूज करूंगा, डाई मिथाइल। अब देखो 2 कार्बन का है, इसको हम बोलते हैं एसिटी, इसको हम बोलते हैं AC, इसको हम AC से डेनोट करते हैं, AC से, और AC का मतलब एसिटामाइड। क्या हो जाएगा, एसिटामाइड यहाँ पर। अब देखो जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए OAC, तो आप लोग आंख बंद करके इसको A से लिख देना। ठीक है, AC का मतलब ये वाला फ्रेगमेंट होता है, AC का मतलब आपका कौन सा वाला फ्रेगमेंट होगा बच्चों, वो वाला। ठीक है, तो ये एसिटामाइड। अब देखो यहाँ पर भी क्या आपका हाइड्रोजन आपका, या ये भी आपका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा इसका, तो ये तो पोलर तो हो गया। क्या यहाँ हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल है, नहीं है। जब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कैपेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, DMF, याद रखना नाम, काफी यूज करने वाला हूँ। DMF का मतलब डाई मिथाइल, 2 मिथाइल जुड़े हुए N से, तो डाई मिथाइल क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक का कार्बन होता है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्मामाइड। एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, और 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिटामाइड और ये फॉर्मामाइड। अब देखो इधर, इसीलिए DMF, देखो DMF यहीं से आया। अब देखो ये क्या है, ईथर है। अब देखो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। साइक्लिक कंपाउंड आपका इस तरीके से होता है, मैंने हाइड्रोकार्बन में एक क्वेश्चन मैंने डाला है इससे रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड, ये आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ जाएंगे तो म्यू इधर आएगा, म्यू इधर आएगा, यहाँ जाएंगे तो म्यू इधर आएगा, म्यू इधर आएगा, ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन, ये अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से बदल देता है। तो यहाँ पर म्यू भी क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये पोलर तो है,
लेकिन क्या यहाँ हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ अटैच है सारे के सारे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैपेबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका भी म्यू आपका क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो पोलर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है बच्चों, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर भी आपका म्यू तो होगा बच्चों। म्यू कैसे होगा बच्चों, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से 2 लोन पे रखता है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो इसका मतलब म्यू आपका 0 तो इक्वल नहीं होगा, म्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमको पता पड़ गया पोलर है। लेकिन क्या हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबल है, नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं इसकी, अब देखो यहां पर आपका इसका सब जगह इसका दे दे, देखो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसका नेट डायपोल मोमेंट ही आपका 0 हो जाता है। इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अब नॉन पोलर हो गया तो हमको पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक से थोड़ी ना मतलब है, नॉन पोलर तो नॉन पोलर। अब ये बेंजीन है, बेंजीन का H यहाँ जाएगा, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर यहाँ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होती है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला आपका यहाँ जाएगा, ये वाला आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अब तीनों में आप लोगों को होमवर्क करना है कि तीनों में पोलर और नॉन पोलर कौन सा है, ये आपको करना है। एक बार केमिकल बॉन्डिंग का म्यू वाला लेक्चर आप लोग देख लो, म्यू वाला लेक्चर आप लोग देख लो, पोलर नॉन पोलर कैसे निकालते हैं, पोलर नॉन पोलर की टेंडेंसी कैसे निकालेंगे, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा सॉल्वेंट। अब बात आती है हमारे सामने सॉल्वेशन की, तो सॉल्वेशन हम कैसे कराते हैं बच्चों, सॉल्वेशन हम लोग कैसे कराएंगे, सॉल्वेशन हम लोगों को कैसे करवाना है बच्चों, उसको समझते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेशन क्या होता है बच्चों, फिर हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की ओर मूव करेंगे। ठीक है, अब सॉल्वेशन कैसे कराएंगे बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पर सॉल्वेशन कैसे कराएंगे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर अब देखो सॉल्वेशन कैसे होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट में आपका पोलर सॉल्वेंट ही आपका सॉल्वेशन करेगा, पोलर सॉल्वेंट ही आपका सॉल्वेशन करेगा चार्ज स्पीसीज को। चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं बच्चों, जनरली चार्ज स्पीसीज मतलब आप लोगों को पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर को पोलर में ही आपका सॉल्वेशन होगा। तो सॉल्वेशन कैसे होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्वेशन फिनोमिना कैसे होगा बच्चों, वो मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। देख लेते हैं सॉल्वेशन कैसे होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेशन, सॉरी इसको सही कर लो, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेशन, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन की मैकेनिज्म आपकी क्या है बच्चों, समझेंगे सॉल्वेशन कैसे कराते हैं, काफी इजी है। अगर मैंने एग्जाम्पल सेट करते दो NaCl इन वाटर, अब NaCl के वो NaCl में कौन सा बॉन्ड है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, एक आपका Na+ होगा और एक आपका क्या होगा Cl-, एक आपका क्या हो जाएगा बच्चों Na+ और एक आपका क्या हो जाएगा Cl-। ठीक है, एक आपका हो जाएगा Na+ और एक आपका हो जाएगा Cl-। तो अब बात को ध्यान से समझना कि Na+ में H2O यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर इसके चारों ओर आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर इसके चारों ओर आ जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर इसके चारों ओर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन सेंटर इसके चारों ओर आ जाएगा, मतलब इसको चारों ओर से ऑक्सीजन सेंटर इसको क्या कर देगा, सॉल्वेटेड कर देगा। अब Cl- क्या सॉल्वेटेड होगा, Cl- में H2O में H+। अब देखो ये किस टाइप का है, पहले समझो, पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है मतलब
यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन सेंटर इसको क्या कर देगा, चारों ओर से सराउंडेड कर देगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम इसको चारों ओर सराउंडेड कर जाएगा। देखो नेगेटिव चार्ज से अपोजिट चार्ज ही लगाएंगे ना, तो देखो यहां पर आपका नेगेटिव आयन भी क्या हो गया, सॉल्वेटेड हो गया। बात समझना, जब मैंने पोलर प्रोटिक यूज किया तो ऑक्सीजन तो आपका ठीक है कैटायन को सॉल्वेटेड कर देगा, ठीक है, लेकिन एनायन को हाइड्रोजन को सॉल्वेटेड करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के पास क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अब ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो हमेशा सॉल्वेशन जो पॉजिटिव चार्ज करेगा वो छोटा एटम, सॉल्वेशन के लिए एटम आपका क्या होना चाहिए, छोटा। तो यहां पर आपका क्या होगा, अब देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, तो वर्क समझो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर सॉल्वेटेड cation as well as anion, केटायन के साथ साथ आपको एनायन को सॉल्वेटेड करेगा। तो इसका मतलब यहां पर सॉल्वेशन के बाद क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। सॉल्वेशन के बाद आपका मतलब केटायन चार्ज स्पीसीज क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे। तो यहां पर Na+ भी आपका स्टेबलाइज हो जाएगा और Cl- भी आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। हेंस Na+ एंड Cl- both will be stabilized by सॉल्वेशन। दोनों के दोनों यहां पर सॉल्वेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब जो Cl- के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेटेड हो चुका है, और Na+ के ऊपर जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो भी आप सॉल्वेशन के थ्रू ये भी आपका खत्म आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर सॉल्वेशन होता है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये आपका अच्छे से सॉल्वेटेड कर देगा। इस चीज को आप लोग जान लो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सॉल्वेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर एग्जांपल, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, NaCl इन DMF का नाम समझ गए होंगे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड या फिर DMA ले लेता हूं, डाइमिथाइल एसिटामाइड। तो क्या होता है, NaCl डाइमिथाइल एसिटामाइड। सबसे पहले डाइमिथाइल एसिटामाइड बना देता हूं बच्चों में, ये मैंने बना दिया डाइमिथाइल। यहां पर अमाइड ग्रुप देखो, N के बाद C के अगर ऊपर डबल बॉन्ड O हो तो वो क्या होता है, अमाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है बच्चों आपका, समझो बात को ध्यान से समझो। ये आपका कौन सा ग्रुप होता है, आपका कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप होता है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि आपका यहां पर भी आपका क्या होगा, इसमें से Na+ निकलेगा और Cl- निकलेगा। अब देखो Na+ क्या होगा बच्चों, यहां पर Na+ तो आपका यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो Na+ तो यहां से सॉल्वेटेड आपका हो जाएगा। ये Na+ तो इसके थ्रू आपका सॉल्वेटेड आपका हो जाएगा। लेकिन Cl- को सॉल्वेटेड होने के लिए इसको थोड़ा ऊपर करो तो यहां ना नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। अब देखो Cl- को सॉल्वेटेड होने के लिए यहां जाना पड़ेगा, Cl- को सॉल्वेशन होने के लिए यहां जाना पड़ेगा। जब आपका Cl- सॉल्वेशन होने के लिए यहां जाएगा तो यहां पर आपका बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहां पर आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, बल्की ग्रुप। और बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है और ये एटम भी बड़ा है, तो ये Cl- को सॉल्वेशन नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, सॉल्वेशन विल नॉट अकर, यहां पर आपका सॉल्वेशन नहीं होगा। लेकिन Na+ तो आपका सॉल्वेटेड आपका हो जा रहा है ऑक्सीजन से। तो ये बात ध्यान से समझो कि जो आपका DMA किस टाइप का सॉल्वेंट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, DMA आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, पोलर अप्रोटिक, सॉरी कौन सा होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब ये DMA अगर आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किसको सॉल्वेटेड करेगा, Na+ को करेगा, ठीक है। क्या Cl- को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या लिख सकते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट
solvents are solvated only positive charge, not negative charge species, ये आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को सॉल्वेटेड नहीं करेगा, केवल और केवल किसको सॉल्वेटेड करेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को। जब ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को सॉल्वेटेड करेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को सॉल्वेटेड नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नॉट नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेटेड करके पॉजिटिव चार्ज विल स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्वेशन। पॉजिटिव चार्ज आपका सॉल्वेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा? नेगेटिव चार्ज विल नॉट स्टेबलाइज, नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज नहीं होगा। तो ध्यान से समझो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट नेगेटिव चार्ज को सॉल्वेटेड नहीं करता, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को सॉल्वेटेड कर देता है। तो यहां पर अब बात समझना, नेगेटिव चार्ज जब यहां पर इस बात को समझो, पोलर प्रोटिक में नेगेटिव चार्ज जब आपका सॉल्वेटेड हो जाएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बचेगा ही नहीं ना अटैक करने के लिए। लेकिन यहां पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होने की वजह से यहां पर Cl- तो सॉल्वेटेड नहीं होगा, Cl- तो सॉल्वेटेड नहीं होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज उसका स्टेबलाइज नहीं होगा। अब उसका जब नेगेटिव चार्ज अगर आपका स्टेबलाइज नहीं होगा तो अटैकिंग करने के लिए नेगेटिव चार्ज तो होगा ना। तो इसी से हम आगे की और कंसेप्ट को पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से तैयार करो आज के आज ही, ठीक है। अब हम चलते बच्चों अगला कंसेप्ट हमारा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हमारा क्या होता है बच्चों, समझते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में हम क्या बोलेंगे बच्चों? बातों को ध्यान से समझेंगे, काफी इजी है, काफी सिंपल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं बच्चों में लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होता है बच्चों? लिविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी बोलो, एबिलिटी बोलो, एबिलिटी या फिर टेंडेंसी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब आज ही इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, सारा का सारा सिंपल है। अब देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होता है बच्चों? जब आर एल पर कोई भी दूसरा आपका MU माइनस अटैक करेगा। थोड़ी देर इस रिएक्शन को सपोज करो, तो ये यहां जाएगा, ये यहां से बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या बनेगा? RMU बन रहा होगा और आपका L माइनस। तो यहां से कौन आपका बाहर निकला है? मैंने आपको बताया था कौन आपका बाहर निकला है, अब आप पहचान गए होंगे, ये आपका बाहर निकला है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? लिविंग ग्रुप। इसको बोलेंगे हम लोग लिविंग ग्रुप। और यहां पर भी ये आपका लिविंग ग्रुप होगा, यही आपका लिविंग ग्रुप होगा। अब देखो लिविंग ग्रुप अच्छा कब होगा? लिविंग ग्रुप अच्छा कब होगा बच्चों? जब ये रिएक्शन सीधी जाएगी, जब ये रिएक्शन आगे की ओर मूव होगी। इसका मतलब जो इस पर जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ रहा है, ये आपका अगर स्टेबल बन जा रहा है, ये आपका अगर स्टेबल बन जा रहा है, तो इसका मतलब लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होगा। ये आपका स्टेबल बन जा रहा है तो आपका लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो जाए बच्चों? कम हो जाए। यहां पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ वो RL विल मैक्सिमम। अगर बॉन्ड लेंथ ऑफ RL विल मैक्सिमम, देन बॉन्ड एनर्जी विल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंड एनर्जी विल मिनिमम। तो ये भी आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की ओर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो रिएक्शन से बाहर निकल जाए, तो लिविंग ग्रुप पहचान में आ गया। लिविंग ग्रुप अच्छा कब होगा? जब ये आपका बाहर निकलेगा तो माइनस चार्ज के साथ बाहर निकलेगा। जब ये आपका बाहर निकलेगा तो किसके साथ बाहर निकलेगा? माइनस चार्ज के साथ। अब माइनस चार्ज आपका क्या होना चाहिए? लिविंग ग्रुप आपका क्या होना चाहिए बच्चों? यहां पर स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबल होने चाहिए, जब आपका लिविंग ग्रुप अगर स्टेबल होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों? आपका लिविंग ग्रुप जब आपका स्टेबल होगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जल्दी से आपका L से L माइनस बन सकता है, जल्दी से आपका RL से L माइनस बन सकता है। बात समझ में आ रही है? बात समझो। अगर रिएक्शन को मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, इस रिएक्शन को अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है,
तो मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरा स्टेबल होना चाहिए, वो मेरा ऑब्वियसली बात है स्टेबल होना चाहिए, मतलब L माइनस आपका स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, लिविंग ग्रुप में L माइनस आपका स्टेबल होना चाहिए। बात समझ में आई? इसी को हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो कोई ज्यादा ये एसिड बेस वाला कंसेप्ट सब हटा दो माइंड से। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अगर आपके लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप के ऊपर स्टेबिलिटी, लिविंग ग्रुप के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब समझो लिविंग ग्रुप कैन बी, लिविंग ग्रुप आपका जो ये लिविंग ग्रुप होगा वो जरूरी नहीं है L माइनस ही हो, माइनस चार्ज हो। लिविंग ग्रुप कैन बी न्यूट्रल, कैन बी न्यूट्रल या फिर आपका नेगेटिव चार्ज। अब बताओ बच्चों, न्यूट्रल होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज तो वैसे ही आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, यहां पर L माइनस की जो स्टेबिलिटी होगी, L माइनस नेगेटिव वाले की L माइनस की जो स्टेबिलिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा इसके ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा। जितना ज्यादा यहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी और L माइनस की स्टेबिलिटी मतलब लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज, अब मैंने आप लोगों को बताया था इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल हम कैसे देखते हैं? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो हमेशा क्या देखता हूं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी नेगेटिव चार्ज मोर इजिली, नेगेटिव चार्ज मोर इजिली, मोर इजिली। और अगर मैंने बात किया पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, अब देखो टॉप टू बॉटम में हम हमेशा क्या देखते हैं बच्चों? साइज। ठीक है, जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना ज्यादा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चों? उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा तो नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इफ साइज इज इंक्रीजेस, इफ साइज इज इंक्रीजेस, क्या बोल सकते हैं? इफ साइज इज इंक्रीजेस देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल, distribution of negative charge will more uniform, जितना ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, जितना ज्यादा यूनिफॉर्म होगा उतना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज विल स्टेबलाइज, नेगेटिव चार्ज विल स्टेबलाइज। ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबलाइज आपका हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, यहां पर काफी इजी है, काफी सिंपल है। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देगा बच्चों, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं यहां पर कि पीरियोडिक टेबल में कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा, अगर टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा? साइज देखूंगा। क्या देखूंगा? साइज देखूंगा। ठीक है, साइज में देखूंगा। यहां तक इस बात को अच्छे से आप लोग कमांड में ले आओ, अच्छे से आप लोग इस बातों को कमांड में ले आओ। काफी सिंपल है, काफी इजी है, इजीली आप लोग इस बातों को इजीली कर सकते हो। इजीली, ज्यादा उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ये आप लोग इजीली इसको डील कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों पॉइंट को याद रखो। कल इससे रिलेटेड मैं काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बट सॉल्वेशन आप लोगों को याद होना ही चाहिए। अब आप लोगों को सॉल्वेशन याद होना ही चाहिए। तो लिविंग ग्रुप में क्या होता है बच्चों? जितना ज्यादा आपका, जितना इजीली आपका अगर ये ग्रुप आपका लीव करेगा, मतलब समझना बात को, जितना इजीली आपका ये वाला ग्रुप आपका लीव करेगा, जितना इजीली आपका ग्रुप लीव करेगा, मतलब ये ग्रुप जितना इजीली लीव करेगा उतना इजीली प्रोडक्ट की साइड बनेगा।
अब प्रोडक्ट के साइड बनेगा तो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल, यहां पर इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? L माइनस की स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज से ही चेक कर सकते हैं। अब नेगेटिव चार्ज अगर यहां पर पीरियोडिक टेबल में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी नेगेटिव चार्ज मोर इजीली, जब मैं पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां जाऊं? लेफ्ट टू राइट जाऊं। लेकिन जब मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा तो ये इस नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही यूनिफॉर्म होगा, बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट आपका हो सकता है। और जितने अच्छे से कोई भी चीज अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई भी कुछ भी मान लो, जो भी चीज है, जो भी आप लोग खुद ही देखो ना, सेंटर ऑफ मास, अगर मास आपका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका जो सेंटर ऑफ मास क्यों निकालते हो आप? फिजिक्स में आप लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हो ना, थोड़ा सा समझना। सेंटर ऑफ मास आपका क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो नहीं होता कि मास आपका सेंट्रलाइज्ड होता है, ये नहीं होता। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है वो पॉइंट जहां से आपका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वहीं से आप किसी चीज को उठा सकते हो। इसी तरीके से जो L माइनस है, माइनस चार्ज, जितना ज्यादा आपका माइनस चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना आपका नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब जितना यूनिफॉर्म आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल होगा। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज अगर आपका स्टेबल हो गया, इसका मतलब लिविंग ग्रुप आपका क्या हो गया? स्टेबल हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छे से इस कंसेप्ट को कर लो। 2 लेक्चर अभी आप लोगों को तकलीफ देंगे, इसके बाद से कोई तकलीफ नहीं आने वाला, कोई तकलीफ नहीं आने वाला। बस ये 2 लेक्चर को आप लोग इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो। और मैं आप लोगों को कुछ कुछ बता देता हूं, आप लोग लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को अच्छे से देख लेना, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, न्यूक्लियोफिलिसिटी और सॉल्वेशन अच्छे से देख लो। और आज जाके केमिकल बॉन्डिंग के डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लो। पहले जैसे इसको खत्म करो, डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चंस को डील करो, तो आपको अपने आप आने लग जाएगा कि हाँ कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, तुरंत तुरंत बताने लग जाओगे। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लो। बाकी मैं इसकी डीपीपी तो दूंगा ही सही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।